हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम हाउस। जैसा कि आप जानते हैं, ठीक इस चैप्टर से पहले जो भी हमने पढ़ा था उस वीडियो को आप एक बार से देख लेना, क्योंकि मैंने इसमें पढ़ा रखा था। एक बार उसके थोड़ा सा देख जरूर लेना। नेक्स्ट मैंने जैसा आपको बताया था कि नेक्स्ट वाला जो हमारा टॉपिक होगा बैलेंस एंड फ्लोटेशन पे ही होगा, तो वो हम लेकर आए हैं आपके साथ। और अगर आप अभी भी हमारे चैनल पे नए हैं और या अदरवाइज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो आप हमसे जुड़ें और सपोर्ट करें आप हमें। अभी जो बात करें फ्लोटेशन या बैलेंसी की बात करें, इस बारे में एक छोटा सा चैप्टर है और हम आपको ये बता देना चाहेंगे कि इस चैप्टर से मे बी कि गेट में, ठीक है, अगर हम गेट की बात करें तो गेट में 1 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और ये ओनली थ्योरी में आता है, ठीक है। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल से बहुत ही कम क्वेश्चन आएगा, मतलब कि नेग्लिजिबल है, कोई चांस नहीं है। अगर आ जाता है तो कोई बात नहीं है, बट क्या है कि थ्योरी से आएंगे और 1 नंबर के ही क्वेश्चन आता है गेट में या फिर ईएस वगैरह की हम बात करें तो, ठीक है। और एसएससी में भी सिमिलर, एसएससी में भी, पीएसयू वगैरह में जितने भी है, तो इसमें 1 नंबर के क्वेश्चन ही आते हैं। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल की कोई चांस इसमें ज़्यादा है नहीं। तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक जो है बैलेंसी, इसकी डेफिनेशन देख लें कि बैलेंसी होता क्या है, ठीक है। बैलेंसी क्या होता है, एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज इन अ फ्लूइड आइदर होली और पार्शियली। अब इसमें जो वर्ड है कुछ थोड़ा सा ध्यान देने वाला वर्ड है, जैसे कि होली लिखा हुआ है और या पार्शियली, ठीक है। या तो वो पूरी तरीके से डूबा हुआ हो, ठीक है, या फिर तो वो आधा डूबा हुआ हो। इट इज लिफ्ट बाय अ फोर्स विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द बॉडी। अब इस पूरे चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे या फिर जो समझेंगे और जो हमारा पूरा कंसंट्रेशन होगा वो होगा इस वाली लाइन पे होगा, द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द बॉडी। आप इसको समझिए, इस लाइन को। ये सारी मतलब इस बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस रखता है वो यही लाइन रख रही है, ठीक है। कैसे कि जब आप किसी पार्टिकल को या फिर कोई भी बॉडी हो, जब आप इसको वाटर में या फिर किसी भी फ्लूइड में जब आप इसको इमर्ज करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि कोई फोर्स है जो उसको ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है। तो जो वो फोर्स होता है, वो फोर्स कितना होता है उसके बारे में ये बता रहा है कि वो फोर्स है वेट ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। उस फ्लूइड को जितना डिस्प्लेस होता है उस बॉडी के द्वारा, उस फ्लूइड का जो वेट होगा, जो बॉडी के द्वारा डिस्प्लेस होगा, उसके बराबर होगा, ठीक है। ये डेफिनेशन आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ बैलेंसी। अगर ये फोर्स है तो ये फोर्स अगर इसका कोई सेंटर होगा तो इसके बारे में भी 2 लाइनें लिखी हुई हैं। द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑफ बैलेंसी ऑन द बॉडी इज नोन एज द सेंटर ऑफ बैलेंसी। आप इसे पढ़ लेना, ये सब अंग्रेजों वाली भाषाएं हैं, आप इसे पढ़ लेना। सेंटर से जो हमें समझना है वो है कि इट इज ऑलवेज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। मतलब कि कोई जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है फ्लूइड का, ठीक है, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो भी उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वही क्या होगा, सेंटर ऑफ बायोलेंसी होगा। तो ये इस पूरे डेफिनेशन में, इस वाले इसमें पूरे डेफिनेशन में ये यही कहने की पूरी कोशिश कर रहा है, ठीक है। जो लाइन मैंने इसे रेड कलर से कर रखा है, अब इसको जरूर थोड़ा सा ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है इस वाले, इसलिए मैंने इसको क्या किया, रेड कलर में कर दिया, तो आप इसको देख लेना। नेक्स्ट है, अब देख लेते हैं इसमें कि 2-3 केस हैं। जैसे कि कोई भी बॉडी है वो अगर फ्लोट कर रहा है या फिर सिंक हो गया या फिर सस्पेंडेड कंडीशन में है, तो कैसे कैसे फ्लूइड होते हैं, उनकी डेंसिटी कैसे वेरी करती है। जैसे कि कोई मरकरी है जिसकी डेंसिटी होती है 13,600 होती है और 800 स्टील का होता है। तो मान लो कि अगर आप स्टील को, अगर आप मरकरी में से स्टील बॉल को मरकरी में डालते हो, वो क्या करता है, वो तैरने लगता है। तो उस चीज़ को हम थोड़ा सा साइंटिफिक ढंग से इससे समझने की कोशिश करेंगे। तो जो केस 1 हमने लिया है वो फ्लोटिंग कंडीशन को ले रखा है। तो फ्लोटिंग कंडीशन में क्या है, अब इस फिगर को देखो, ये कोई भी बॉडी है, ठीक है, जो क्या है कि फ्लोट कर रही है, ठीक है। ये बॉडी क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है और इसका कुछ वॉल्यूम, इस वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, जो ये सैडेड है, ठीक है, तो इस वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो ये वॉल्यूम क्या है कि पूरे वॉल्यूम से कम है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो कि ये जो वॉल्यूम है ये पूरे वॉल्यूम से, पूरे बॉडी के वॉल्यूम से कम है। इस चीज़ को मैंने यहीं पर लिख रखा है, ठीक है, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ बॉडी, ठीक है। अब ये क्या है, वी क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, ठीक है, यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी। और वी एस क्या है कि जो भी सिंक है, ये सिंक वॉल्यूम है, ठीक है, इसको आप लिखो सिंक वॉल्यूम, सिंक वॉल्यूम, ठीक है। तो ये वी एस क्या है, सिंक वॉल्यूम है। तो आप फिगर से ही आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो बॉडी जो भी ये बॉडी का वॉल्यूम है वो सिंक वॉल्यूम से ज़्यादा है, अब ये हमेशा रहेगा, ये फ्लोटिंग कंडीशन में ये हमेशा रहेगा। तो बात करें कि वेट, बॉडी का जो वेट होगा, वेट कितना होगा, तो बॉडी का जो वेट होगा डेंसिटी होगी, ठीक है। बॉडी की क्या होगी, डेंसिटी,
एक मिनट, थोड़ा मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि ये दिखे, ठीक है। कलर चेंज करता हूँ। ये क्या है, रो जी क्या है कि बॉडी की डेंसिटी है, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, अब वॉल्यूम ऑफ बॉडी है। तो ये क्या होगा, टोटल वेट, हमने इसके बारे में बात किया, ये हो जाएगा बॉडी का वेट हो जाएगा, ठीक है। अब जो बाउंसी फोर्स होगा वो क्या होगा कि एक तो हमेशा बाउंसी फोर्स जो होता है वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, ऑलवेज एक्टेड ऑन द अपवर्ड डायरेक्शन। वो कितना होगा, जैसा कि हमने डेफिनेशन में अभी पढ़ा कि जो भी फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होगा, ठीक है, उस फ्लूइड का जो वेट होगा वो वेट बाउंसी फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। तो फ्लूइड कितना डिस्प्लेस होगा, तो फ्लूइड बस उतना ही डिस्प्लेस्ड होगा जितना इसका वॉल्यूम क्या हुआ है कि वाटर में इमर्ज है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस बॉडी का जो भी वॉल्यूम है, जो इमर्ज वॉल्यूम है, उसको हम कंसीडर करेंगे, वो वही कितना होगा उतना डिस्प्लेस किया होगा। तो डेंसिटी हम लेंगे लिक्विड का, ठीक है, कोई भी हम लिक्विड लिए हैं जिसका डेंसिटी है रो एल है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये तो ये क्या देगा, हमें मास देगा, सॉरी मास नहीं देगा और इसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद से हमें ये जो भी बाउंसी फोर्स होगा वो हमें फाइंड हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसका फ्री बॉडी डायग्राम से समझते हैं। वेट जो बॉडी का जो वेट होगा, वेट क्या होगा, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, अब बाउंसी फोर्स है हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है। तो इसके जो फ्री बॉडी डायग्राम से मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो भी एफ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम से आप देख सकते हैं। और एफ बी की वैल्यू कितनी है, रो एल जी इंटू वी एस, यहाँ पर मैंने लिख रखा है। और वेट कितना है आपका, रो बी मतलब कि डेंसिटी ऑफ बॉडी, जी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी, वी भी क्या टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी है। हमने दोनों को इक्वल किया, जी से जी को कैंसिल किया और हमें क्या इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला, रो एल डिवाइडेड बाई रो बी इक्वल टू वी बी डिवाइडेड बाई वी एस, ठीक है। एक बार मैं फिर से बताऊंगा, रो एल क्या है, लिक्विड की डेंसिटी है, रो बी क्या है, बॉडी की डेंसिटी है, जो भी बॉडी जिस पे हम स्टडी कर रहे हैं। वी बी क्या है कि टोटल बॉडी का वॉल्यूम है, वी एस क्या है, सिंक वॉल्यूम, बॉडी का कितना वॉल्यूम सिंक हुआ है उसका वॉल्यूम है, ठीक है। पहले ही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो भी बॉडी का वॉल्यूम है वो क्या ग्रेटर होगा सिंक वॉल्यूम से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, यहाँ पे तक ये क्लियर हो जाए। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो लिक्विड का डेंसिटी होगा वो क्या होगा, हमेशा बॉडी की डेंसिटी से ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन है तो इस कंडीशन में बॉडी क्या होगा, हमेशा फ्लोटिंग करेगी, ठीक है, हमेशा क्या करेगी, फ्लोट करेगी। तो बॉडी हमेशा इस कंडीशन में फ्लोट करेगी। आपको एग्जाम में इसी तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। केस 2 है, सिमिलर है, सस्पेंडेड कंडीशन। अब देखो सस्पेंडेड कंडीशन में क्या है कि ये तो बॉडी ना तो सिंक है ना तो ये फ्लोट कर रही है, ये क्या बीच में कहीं जाके ये अटकी हुई है और ये बीच में ही ये मतलब घूम रही है, चक्कर लगा रही है बीच में। तो इस कंडीशन में क्या है कि अगर बॉडी पूरी सिंक हो गई है तो मतलब जो सिंक वॉल्यूम है, पूरा जो सिंक वॉल्यूम है वो क्या होगा, बॉडी के वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया सिंक वॉल्यूम क्या, बॉडी के वॉल्यूम के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे सिंक वॉल्यूम क्या है, बॉडी के वॉल्यूम के बराबर है, ठीक है। सिमिलर फ्री बॉडी डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। वेट क्या होगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा और जो बाउंसी फोर्स होगा वो क्या करेगा, अपवर्ड एक्ट करेगा, ठीक है। हमने दोनों को इक्वल किया और इक्वल करने के बाद से हमने थोड़ा सा मैथमेटिकल ऑपरेशन किया और हमने ये फाइंड किया कि जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है वो क्या है, बराबर है डेंसिटी ऑफ बॉडी के, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा कि बॉडी हमेशा क्या करेगी, सस्पेंडेड होगी, मतलब वो बीच में जाकर अटकी रहेगी, ठीक है, ना तो वो डूबेगी ना तो वो फ्लोट करेगी। तो इस तरीके से ये दूसरा केस हमारा क्या वो समाप्त हुआ। अब तीसरे के बारे में बात करते हैं। जब बॉडी क्या तो पूरी तरीके से अगर डूब जाए, जैसे कि हमने पानी है, पानी में हमने क्या कोई भी लोहा लिया, लोहे की कोई गेंद है, कोई भी बॉल है, और जैसे हम उसको फेंकते हैं वो क्या कर जाता है, पूरी तरीके से सिंक हो जाता है, डूब जाता है। पानी में क्या होता है, डूब जाता है। क्यों डूब जाता है, क्योंकि जो लोहा है उसकी जो डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से या वाटर की डेंसिटी से क्या होता है, ज़्यादा होता है, इस वजह से क्या होता है, डूब जाता है। अब इस चीज़ को हम मैथमेटिकली थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखे हैं, मैंने इसको सेपरेट कर दिया ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है। हमने फिजिक्स में भी जो कि मैकेनिक्स में भी हमने पढ़ा, फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है ये, मैकेनिक्स में भी हमने ये पढ़ा है कि कोई भी अगर दो बॉल है, अगर वो एक दूसरे को टच कर रही हैं और अगर हम उनको फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं या फिर उन्हें सेपरेट करते हैं तो एक उस पर क्या करता है, नॉर्मल फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जैसे ये इस सरफेस पे क्या है कि कोई भी बर्तन है इसके सरफेस पे टच कर रहा है, तो यहाँ के इसके ऊपर के डायरेक्शन में दो फोर्स एक्ट करेंगे। कौन से, एक तो हमारा बाउंसी फोर्स होगा, ठीक है, एक तो बाउंसी फोर्स होगा, प्लस जो दूसरा फोर्स होगा नॉर्मल फोर्स होगा, ठीक है, या फिर अब इसको बोल सकते हैं रिएक्शन फोर्स है, ठीक है, रिएक्टिव फोर्स है। और जो तीसरा जो फोर्स होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, जो होगा वो बॉडी का वेट होगा, टोटल वेट होगा बॉडी का, ठीक है। अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों को मैंने इक्वल कर दिया, ठीक है। अब डेंसिटी की कंडीशन को समझने के हम क्या करें, यहाँ पे जो भी बाउंसी फोर्स है वो क्या वेट से हमेशा कम होगा। अगर बाउंसी फोर्स ज़्यादा होता, आप खुद से सोचो कि अगर बाउंसी फोर्स ज़्यादा होता तो ये बॉडी
सरफेस में ना आके ऊपर होती, या तो सरफेस सस्पेंडेड होती या फिर तो फ्लोट करती। बट यहाँ पे बॉयंसी फोर्स वेट से कम है, जिसकी वजह से बॉडी क्या सीधा सीधा सरफेस पे आ गई है, ठीक है, सरफेस को ये टच कर रही है, मतलब ये सिंक हो गई है। इस कंडीशन को चलो हमने समझा। अब यहाँ पे हम बायंसी फोर्स की हमने वैल्यू पुट की, फिर वेट की वैल्यू पुट की। अब यहाँ पे भी हम समझा देते हैं रोल क्या है कि डेंसिटी है, लिक्विड की डेंसिटी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और ये पे सिंक वॉल्यूम है। तो ये हमारा हो गया आपका FB हो गया, मतलब कि बायंसी फोर्स हो गया। और यहाँ पे बॉडी का हमने वेट लिख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा रिलेशन है ये है कि जो लिक्विड की डेंसिटी है वो क्या है, कम है बॉडी की डेंसिटी से, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इस कंडीशन में क्या है, बॉडी हमेशा सिंक हो जाएगी, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, या फिर SSC की हम बात करें या फिर ES की बात करें, तो अगर उसमें सिंपली सा पूछ देगा कि किस कंडीशंस में बॉडी फ्लोट करती है, किस कंडीशन में सस्पेंडेड होती है और किस कंडीशन में सिंक हो जाती है। तो इस तरीके से छोटे मोटे क्वेश्चन आएंगे जो भी जनरली SSC वगैरह में पूछ लेते हैं, इस तरह से क्वेश्चन। बात करें अगर गेट में, तो गेट में जो क्वेश्चन पूछा है अभी तक, जो गेट में क्वेश्चन किया है, तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस हमने उसमें देखे हैं गेट में, कि कोई भी एक बॉडी है जिसको क्या किया कि एक स्ट्रिंग से इसमें यहाँ पे इसको लगा दिया, एक स्ट्रिंग लगा दिया इस तरीके से, ठीक है, और पूछ लेते हैं सिंपली सा कि इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, ये क्या जनरल सा क्वेश्चन मिल जाता है। ये गेट में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस वजह से मैंने इसको सेपरेट डिस्कस कर देते हैं। इसके फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाएं, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या पाएंगे कि ये बॉडी है, ठीक है, और बॉडी का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है, और जो स्ट्रिंग का जो टेंशन है वो क्या होगा, टेंशन T, ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट करेगा क्योंकि हमने नीचे लगा रखा है। और एक फोर्स होगा जो बायंसी फोर्स हम इसको अभी तक बोलते आ रहे हैं, वो क्या होगा, हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट करेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों फोर्सों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को जैसे 3 फोर्स इनको हम बैलेंस करेंगे और FB = W+T करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टेंशन पूछता है तो टेंशन की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी, और बायंसी फोर्स माइनस बॉडी का वेट, इस तरीके से। इसको मैंने यहाँ पे बना भी रखा है, कोई बात नहीं, तो वो बन गया तो क्या दिक्कत होगी, यहाँ पे भी 2 बार बन गया तो क्या दिक्कत होगी। यहाँ पे भी मैंने इसको फ्री बॉडी डायग्राम बना रखा है, आप इसको देख लेना। मतलब कि ये क्वेश्चन आपको गेट में ठीक कई बार ये पूछ चुके हैं, तो इस तरीके से हमें से जनरल से हमने इस तीनों केस में एक चीज़ है जो हमने कॉमन किया है, और एक कॉमन क्या किया है कि हमेशा हमने बायंसी फोर्स को बॉडी के वेट के इक्वल किया। ये देखो, एक कंडीशन में इसमें भी यही किया, दूसरे कंडीशन में भी हमने यही किया, ठीक है, दूसरे केस में भी यही किया, थर्ड वाले केस में भी हमने यही किया। तो इस तरीके से क्या है कि जो हमारा अगर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो या क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, तो आप यहीं से इनिशिएट करोगे। स्टार्टिंग पॉइंट ही आपका यही होगा कि आप बायंसी फोर्स को और जो फोर्स है फोर्स को इक्विलिब्रियम में कर दो, ठीक है, आप इक्वेट कर दो फोर्स को और उनको सॉल्व कर लो, तो आपको जो भी डिजायर वैल्यू फाइंड करनी है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इस क्वेश्चन में एक थ्योरी भी है, थोड़ी सी है, जो छोटा सा मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं, पहले थ्योरी को बता देता हूँ, उसके बाद से क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको क्या होगा समझ में आएगा। यहाँ पे देखें कि 3 तरह के लिक्विड हैं, क्या 3 टाइप्स के लिक्विड हैं। पहला सबसे ऊपर ऑयल है, उसके बाद क्या वाटर है, और उसके सबसे नीचे क्या है मर्करी। एक बॉडी है ये, ठीक है, ये क्या पूरी तरीके से इन तीनों लिक्विड में सिंक है, तीनों लिक्विड में सिंक है, ठीक है, तीनों लिक्विड में क्या सिंक है। अब हमें क्या फाइंड करना है कि इस बॉडी पे बायंसी फोर्स कितना एक्ट करेगा, ठीक है, इस बॉडी पे बायंसी फोर्स कितना एक्ट करेगा। तो यहाँ पे देखो मैंने कैसे लिख रखा है, यहाँ पे आपको देखना है ध्यान से। पहले तो सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे कि ρ1 G × V1, ठीक है, मतलब कि ये जो ये कंडीशन है, ये जो हमने अभी सिंक वॉल्यूम है, एक मिनट थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये जो आप देखो, जो हम अगर पहले की बात करते हैं ऑयल में कितना सिंक है, तो ρ1 क्या हो जाएगा, ρ1 है आपका ऑयल की डेंसिटी, उसके बाद स्मॉल g × V1। V1 क्या है कि आप ये जो सिंक वॉल्यूम है ये है V1, ठीक है, ये जो सिंक वॉल्यूम है ये V1 है, प्लस करेंगे ρ2 क्या है, वाटर की डेंसिटी, मतलब जो सेकंड वाला जो हमारा फ्लूइड है उसकी डेंसिटी G × V2। V2 क्या है कि अब वाटर में कितना वॉल्यूम सिंक हुआ है, ये है वाटर में वॉल्यूम कितना सिंक हुआ है, वो उसका वॉल्यूम है, ठीक है। थर्ड हमारा है ρ3 G × V3। तो ρ3 क्या है, मरकरी है, जो सबसे नीचे मरकरी की डेंसिटी है, G है, उसके बाद जो वॉल्यूम है, अब ये क्या है मरकरी में कितना इसमें मर्ज हुआ है उसकी वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम है। तो ये चीज़ तो बहुत ही ईजी था, आपने समझ लिया। और छोटा सा क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे वाटर है, ठीक है, उसके बाद से क्या मरकरी है, सिमिलर जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया वैसे ही है। तो इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ पर न्यूमेरिकल डाल दिया ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन गेट में भी आ चुका है, तो इस वजह से मैं आपको ये बता देता हूँ। अब यह क्या क्यूब है, यहाँ पे क्या क्यूब है, आप इसको ध्यान से सुनना, ठीक है, ये क्यूब है,
क्यूब है, और ये क्यूब की जो एक वन एज है या फिर सिंगल एज है ये क्या है कि 30 सेंटीमीटर की है, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है, H1 हाइट जो है ये वाटर में है और H2 हाइट किस में है, मरकरी में है। अगर आप इस चीज़ को समझ लिए हो, ठीक है, ये चीज़ अगर आपने समझ लिया है तो मे बी कि आप इसको जरूर कर लोगे। अब हम कैसे करेंगे, पहले हम बायोंसी फोर्स करें। अब प्रॉब्लम करने का तरीका क्या है कि बॉडी का जो वेट है वेट को हम किसका इक्वल करेंगे, बायोंसी फोर्स से इक्वल करेंगे। तो सबसे पहले हम बायोंसी फोर्स कैलकुलेट करेंगे। बायोंसी फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टार्ट करते हैं वाटर से, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, वाटर से स्टार्ट करते हैं। तो डेंसिटी ऑफ वाटर, बायोंसी फोर्स के लिए हमने क्या किया, डेंसिटी ऑफ वाटर जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है रोमन, ठीक है। उसके बाद स्मॉल जी, और उसके बाद से हमारा क्या वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है कि इस वाले जो लिक्विड है इसमें कितना इमर्ज है, मतलब कि अब ये बात कर रहे हैं वाटर में ये वॉल्यूम कितना वॉल्यूम इमर्ज है, ठीक है। ये हम सिर्फ वाटर की बात कर रहे हैं अभी, वाटर में कितना इमर्ज है, कितना वॉल्यूम हो जाएगा, क्यूब है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हो जाएगा आपका 0.3 मीटर, ठीक है। और उसके बाद से क्यूब है तो ये साइड में भी होगा, तो यहाँ भी आपका कितना हो जाएगा, ये वाली जो लेंथ है ये भी कितना हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस तरीके से, ये जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी, 0.3 मीटर हो जाएगी, ठीक। और ये हाइट हमें पता चल गया, यहाँ पे हाइट H1 दे रखा है। तो हमने सिंपली इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया, जो इधर आया। सेम कंडीशन, ठीक है, सेम कंडीशन सिमिलर तरीके से हम मरकरी में भी कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा। और इसमें हाइट जो दे रखा है H2 दे रखा है, ठीक है। हाइट कितना दे रखा है, H2 दे रखा है, बाकी सारी क्या क्यूब है तो डायमेंशन सेम है। अब इसको हम किसके इक्वेट कर देंगे, 450 दे रखा है यहाँ पे, आप देखो। तो मेटेलिक क्यूब 30 सेंटीमीटर साइड एंड वेगिंग 450 न्यूटन, यहाँ पे वेट दे रखा है, तो हमने इसको क्या किया, बायोंसी फोर्स को इसके वेट के इक्वल कर दिया है, ठीक है। अब वैल्यू को पुट करो, वाटर की डेंसिटी 1000 होती है और मरकरी की डेंसिटी होती है आपकी 13600, ठीक है, 13600। अब इन दोनों वैल्यू को हम पुट करेंगे और उसके बाद से हमें एक इक्वेशन फाइंड हो जाएगी, ये इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। ये इक्वेशन H1 और H2 में रिलेशन हमारे एक फाइंड हो जाएगा। और दूसरा जो रिलेशन यहाँ से आप देख सकते हो, H1 प्लस H2 इक्वल टू आपका 30 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे मेंशन किया है कि H1 प्लस H2 इक्वल टू 0.3 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे और H1 इक्वल टू हो जाएगा 0.3 माइनस H2, ठीक। H1 की वैल्यू हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे और पुट करने के बाद जो H2 की वैल्यू आएगी वो हमें कितना फाइंड हो जाएगा, 16.64 mm, ठीक है। अगर आप अब H2 की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दो तो आपको H1 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो ये जनरल सा क्वेश्चन है, जो इस तरीके से क्वेश्चन तो आते नहीं है, बट आपको ये जो मैंने आपको बता रखा है ये मतलब अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस तरीके से कोई भी क्वेश्चंस बना देगा और आप इजीली कर सकते हो। अगर आप किसी बुक वगैरह में देखोगे तो इसमें बहुत मतलब कि लेंदी करके दिया रहता है, बट ये सिंपल सा तरीका जो मैंने आपको अभी बताया यहाँ पे, इससे सिंपल अब कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा आप समझ लोगे तो अपने आप कर लोगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। नेक्स्ट है यहाँ से टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको एक नंबर का क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, एक नंबर के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। या फिर आप बायोंसी ऑफ रोटेशन की बात करें तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब इसको जरूर थोड़ा सा देखो। ये हम बात करेंगे जब सबमर्ज बॉडी है उसके सबमर्ज बॉडी के लिए हम बात करेंगे। और नेक्स्ट मैंने फ्लोटिंग बॉडी के लिए भी लिख रखा है। तो पहला है 3 कंडीशन हो सकती है, ठीक है, 3 कंडीशन हो सकती है। और तीनों क्या क्या हो सकती हैं, पहला हो सकता है स्टेबल, ठीक है, दूसरा होता है अनस्टेबल और तीसरा हो सकता है न्यूट्रल, ठीक है। तो पहले कंडीशन की हम बात करें स्टेबल कंडीशन, ठीक है, स्टेबल की हम बात करें। स्टेबल कंडीशन में देखो क्या होगा, जो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जहाँ पे बॉडी का वेट एक्ट करेगा उसके ऊपर अगर बायोंसी फोर्स का या फिर जो सेंटर ऑफ बायोंसी है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर है तो ये इस कंडीशन में क्या होगा कि बॉडी स्टेबल होगी, ठीक है। मान लेते हैं कोई एक बॉडी है, जैसा कि यहाँ पे फिगर में आपने देख रहे हैं यहाँ पे एक बॉडी है, इसको हम क्या करते हैं कि आप किसी एंगल पे हम टिल्ट करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया कि इसको इस डायरेक्शन में हमने यहाँ पे इसको टिल्ट किया, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको इस डायरेक्शन में टिल्ट करते हैं या फिर इस डायरेक्शन में हम इसको हल्का सा टिल्ट किया। उसके बाद आप देखेंगे कि ये बॉडी क्या होगी, अपने यहाँ पे एक रीस्टोरिंग कपल जनरेट होगा, एक अपने यहाँ पे एक रीस्टोरिंग कपल जनरेट होगा और इस बॉडी क्या कर देगा, स्टेबल कर देगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक होगा। अगर आप हल्का सा भी टिल्ट करोगे तो ये अपने आप सीधा हो जाएगा, हल्का सा भी आप टिल्ट करोगे ये अपने आप सीधा हो जाएगा। कैसे सीधा होगा ये भी आप देखो कि यहाँ पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, यहाँ पे बॉडी का वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और जो बायोंसी सेंटर ऑफ बायोंसी है यहाँ पे क्या होगा, बायोंसी फोर्स एक्ट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। इन दोनों का एक मोमेंट जनरेट होगा और ये मोमेंट जो कितना हो जाएगा W × x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है W × x और ये क्या हो जाएगा, इसी को हम बोलते हैं रीस्टोरिंग कपल बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा,
कि अब यहाँ पे खुद से देखो, एक फोर्स होगा जो अपवर्ड की डायरेक्शन में है और एक फोर्स है डाउनवर्ड की डायरेक्शन में है, तो ये क्या करेंगे, बॉडी को स्टेबल कर देंगे। ये क्या करेंगे, बॉडी को स्टेबल कर देंगे। तो ये हमारा हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है हमारे पास अनस्टेबल कंडीशन, मतलब क्या कि बॉडी को अगर हमने टिल्ट किया तो वो ऐसे इधर टेढ़े इधर उधर घूमती फिरती रहे, तो वो हो गया अनस्टेबल कंडीशन। ठीक है, मतलब स्टेबल नहीं है बॉडी। यहाँ पे अनस्टेबल कब होगा, अनस्टेबल होगा तब जब सेंटर ऑफ बायोनेंसी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे आ जाएगा। अब हम ध्यान रखना, स्टेबल कंडीशन में क्या था कि सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी था वो बायोनेंसी से क्या था, नीचे था। ठीक है, अब फिर से मैं बता रहा हूँ, जो सेंटर ऑफ बायोनेंसी है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर है, या फिर आप इस तरीके से बोल सकते हो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेंटर ऑफ बायोनेंसी से नीचे है। इस तरीके से दोनों कंडीशन। अब फिगर इसको देखो और इसको याद रखना कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है और सेंटर ऑफ बायोनेंसी ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तो कंडीशन स्टेबल होगा। दूसरा कंडीशन अनस्टेबल कब होगा, जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चला जाएगा और सेंटर ऑफ बायोनेंसी नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये अनस्टेबल होगा। यहाँ पर देखो सेंटर ऑफ बायोनेंसी क्या है, नीचे, और जो भी बायोनेंसी फोर्स होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, वर्क करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। और यहाँ पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा। ठीक है, ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अब देखो यहाँ पे एक क्लॉकवाइज में मूवमेंट बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ये एक क्लॉकवाइज में मूवमेंट बन रहा है जो इसी डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब कि जो भी सेंटर ऑफ बायोनेंसी है, जो भी बायोनेंसी फोर्स है, इसके द्वारा जो कपल जनरेट होगा उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा। और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसके द्वारा भी जो वेट है बॉडी का, इसके द्वारा भी कपल जनरेट होगा जिसकी डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज ही होगा। तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है। तो इस कंडीशन का बॉडी क्या हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़। तीसरा है न्यूट्रल। न्यूट्रल में क्या होगा कि सेंटर ऑफ बायोनेंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाते हैं, तो ये कंडीशन क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल कंडीशन है, बॉडी न्यूट्रल में रहेगी। इसका मतलब आप यहाँ पे समझ सकते हो कि दोनों फोर्सेस जो भी या फिर बॉडी का जो वेट है और जो बायोनेंसी फोर्स है वो सेम सेंटर से पास करेंगे, इससे क्या होगा कि न्यूट्रल कंडीशन में आ जाएगा। नेक्स्ट है फ्लोटिंग बॉडी। फ्लोटिंग बॉडी के बारे में बात करते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो एक्चुअली दोनों ही है, बट ये क्या है कि ज़्यादातर क्वेश्चन तो मैंने देखा है कि यहाँ से फ्लोटिंग बॉडी के बारे में ही पूछता है। ठीक है, तो ज़्यादातर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, आप इसको कर लेना, यहाँ पे लिख लेना। अगर आप स्टार मार्क वगैरह करते हो तो इस तरीके से बना लेना। स्टेबल कंडीशन की बात करें, सिमिलर कंडीशन 3 कंडीशन होते हैं, स्टेबल कंडीशन, अनस्टेबल और एक न्यूट्रल। ठीक है, स्टेबल कंडीशन कब होगा, स्टेबल कंडीशन तब होगा जब जो भी बायोनेंसी फोर्स है, ठीक है, क्या जो भी बायोनेंसी फोर्स है वो क्या है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे हो, फ्लोटिंग बॉडी से कंडीशन है। अब देखो ये थोड़ा सा उलट गया है, यहाँ पे उलट कैसे गया कि यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है जब बॉडी सबमर्ज है, और सेंटर ऑफ बायोनेंसी क्या है कि ऊपर है। अब थोड़ा सा इसको ध्यान देना कि जब भी बॉडी फ्लोटिंग कंडीशन में हो तो फ्लोटिंग कंडीशन में क्या होगा, जो सेंटर ऑफ बायोनेंसी है, फ्लोटिंग कंडीशन की अगर हम बात करें तो जो सेंटर ऑफ बायोनेंसी है वो क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे होगा। ठीक है, अब ये इतना जो पार्ट है ये क्या है कि किसी भी लिक्विड में क्या इमर्ज है, और ये क्या है कि एयर में है। ठीक है, तो यहाँ भी वैसे ही है, ये इतना पार्ट क्या है कि इमर्ज है, और इसमें थोड़ा सा मैंने इलस्ट्रेट किया है, मैं इसको हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट सुनता हूँ। ठीक है, जीएम। आप देखो यहाँ पे मैंने एक नया टर्म यूज किया है, जीएम। जीएम क्या होता है कि अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा जीएम क्या है कि मेटा सेंट्रिक हाइट होती है, ठीक है, या फिर मेटा सेंटर होता है, जिसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं जीएम। अब इसको समझो कि क्या मेटा सेंट्रिक हाइट है, जीएम क्या है, मेटा सेंट्रिक हाइट है। तो मेटा सेंट्रिक हाइट के बाद जीएम अगर जीएम पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब कि आप इस तरीके से समझो कि कोई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं, ठीक, कोई सा भी एक एक्सिस, और यहाँ पे हमने क्या किया है, जी ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या जी लिया, और अगर एम मेटा सेंटर जो पॉइंट है, जो मेटा सेंटर है, अगर वो जी से ऊपर है, यहाँ पे है, मतलब कि अगर ये वाई एक्सिस है और ये कहीं यहाँ पे, मतलब कि अगर पॉजिटिव एक्सिस में है तो समझो कि ये क्या स्टेबल है, और अगर निगेटिव वाई एक्सिस में है, यहाँ पे निगेटिव वाई एक्सिस मतलब जी से नीचे है, ठीक है, निगेटिव वाई एक्सिस में है, तो ये क्या मतलब कि ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। और अगर ये दोनों कोइंसाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल कंडीशन हो जाएगा। तो मेटा सेंट्रिक हाइट क्या होगा कि अगर कोइंसाइड कर जाएगा, मतलब यहाँ पे मैंने स्पष्ट रूप से लिख रखा है यहाँ पे कि m इज एबव द g। ठीक है, मतलब कि ये इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, m क्या है, मेटा सेंट्रिक हाइट है। मेटा सेंट्रिक हाइट क्या है कि अगर बॉडी है फ्लोटिंग कंडीशन में है, अगर हम इसे हल्का सा टिल्ट करते हैं इस तरीके से, तो ये क्या है कि एक सेंटर के अबाउट रोटेट करती है। ठीक है, एक सेंटर के अबाउट क्या होगी कि रोटेट करेगी, तो उस जो सेंटर के अबाउट रोटेट करती है उसी सेंटर को हम क्या बोलते हैं, मेटा सेंटर बोलते हैं। ठीक है, जिसके अबाउट बॉडी रोटेट करती है। इसका स्पेसिफाइड डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा, बस थोड़ी देर बाद इसका मैं बताऊंगा। थोड़ी सी ये समझने के लिए बता रहा हूँ आपको कि ये मेटा सेंटर क्या, इसी के अराउंड क्या होती है, बॉडी
रोटेट करती है, ठीक है। तो ये मेटा सेंटर है। अब मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की डेफिनेशन, ये जो डिस्टेंस होती है, हम इसे क्या बोलते हैं, जनरली हम इसी को बोलते हैं मेटा सेंटर, मेटा सेंट्रिक हाइट। अगर ये GM पॉजिटिव है, मतलब कि जो M की वैल्यू है, M है, मेटा सेंटर है, और वो G से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर की तरफ है, ऊपर है, तो समझो कि बॉडी क्या हो जाएगी, स्टेबल होगी। तो हमारी पहला कंडीशन ट्रू हो जाएगा, ठीक है। दूसरे कंडीशन की बात करें, अगर ये मेटा सेंटर G से नीचे आ जाता है, जैसे यहाँ पे आया था, मैंने पॉइंट यहाँ बना, अगर यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे M आ गया, तो क्या हो जाएगा, बॉडी क्या होगी, अनस्टेबल हो जाएगी, ठीक है। बॉडी क्या हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी। हमारा सेकेंड कंडीशन को सेटिस्फाई किया। थर्ड कंडीशन है कि न्यूट्रल कंडीशन, अगर M इज कोइंसाइड विथ G, ठीक है। अगर M क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, जैसे कि हमने अभी सबमर्ज बॉडी में देखा था कि सबमर्ज बॉडी में हमने तीसरा कंडीशन क्या था कि अगर सेंटर ऑफ बॉयंसी है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्या कर जाता है, कोइंसाइड कर जाता है। तो सिमिलर यहाँ भी कंडीशन है, अगर मेटा सेंटर क्या होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कोइंसाइड कर जाता है, तो उस कंडीशन क्या बोलेंगे, न्यूट्रल कंडीशन बोलेंगे। उस कंडीशन क्या बोलेंगे, न्यूट्रल कंडीशन बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारे मेटा सेंटर और मेटा सेंट्रिक हाइट, जो अभी मैंने आपको कई बार बताया, मेटा सेंटर और मेटा सेंट्रिक हाइट मैंने कई बार नाम दिए। तो पढ़ते हैं कि उसकी डेफिनेशन, स्पेसिफाइड डेफिनेशन क्या है। यहाँ पे मैंने स्पष्ट रूप से उसको लिख रखा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पे देखा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, आप इसको अंडरलाइन कर लेना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। यहाँ भी आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा कि फ्लोटिंग बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, फ्लोटिंग बॉडी एंड द मेटा सेंटर। मेटा सेंटर के बारे में भी मैंने आपको बताया कि इस पॉइंट के अबाउट बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी। अगर हमने इसको हल्का सा भी टिल्ट किया था, ठीक है। मेटा सेंटर इज कॉल्ड द मेटा सेंट्रिक हाइट, ठीक है। इससे क्या करते हैं कि मेटा सेंट्रिक हाइट बोलते हैं। इस फिगर में आप देखो, मैंने दूसरा फिगर बनाया नहीं है, आपको थोड़ा सा स्विच करके मैं बार बार बताऊंगा, तो इससे थोड़ा इरिटेट मत होना कि GM क्या है कि मेटा सेंट्रिक हाइट हम बोलते हैं। GM क्या है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ये मेटा सेंट्रिक जो मेटा सेंटर इसके बीच के डिस्टेंस GM है, ठीक है। तो ये मेटा सेंट्रिक हाइट, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं कि GM इक्वल टू क्या होता है, BM, ठीक है। BM अभी मैं आपको बताता हूँ, GM मतलब कि GM इक्वल टू कितना हो जाएगा, BM माइनस BG। अब ये BM क्या है कि BM माइनस BG कर देंगे तो हमें क्या है, GM की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम मेटा सेंटर को फाइंड कर सकते हैं। जनरल से इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि क्रिटिकल क्वेश्चन या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते नहीं हैं, और अगर आए भी हैं तो एक नंबर में तो वही मेटा सेंटर हाइट वगैरह पूछ लेता है, और कुछ इसमें कुछ खास है नहीं, उससे ज़्यादा कुछ उम्मीद मत रखना। ये सिर्फ एक नंबर के ही क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेशन में पूछ लेता बस, और कुछ खास है नहीं इसमें। नेक्स्ट कि BM की वैल्यू, ठीक है। अब GM की वैल्यू फाइंड करने के हमें BM की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो BM की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, ये मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट मैं फार्मूला लिखा हूँ, क्योंकि इसका जो डेरिवेशन है वो थोड़ा सा बहुत ही लेंदी है, डेरिवेशन इसका बहुत लेंदी है, जिसकी वजह से मैंने इसमें किया नहीं है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे BM इक्वल टू क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, यहाँ पे है I है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिवाइड किए हैं किसी इमर्ज वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इमर्ज वॉल्यूम है V, मैंने इसको कट कर रखा है यहाँ पे इमर्ज वॉल्यूम, ताकि V क्या हो कि जो भी पहले था अब उससे कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे इमर्ज वॉल्यूम को इस तरीके से लिख रहा है। और जो I है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट नॉर्मल एक्सिस, ठीक है। नॉर्मल एक्सिस क्या है, नॉर्मल एक्सिस ये है कि जो बॉडी के सेंटर से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो पास हो रहा है, ये क्या नॉर्मल एक्सिस है। इसके अबाउट हम बात कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो अब इस वैल्यू को पुट करेंगे, और BM की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा GM की वैल्यू यहाँ पे फाइंड हो जाएगी, ठीक है। GM की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट एक थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है ये, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। मोस्टली ये एग्जाम में इसका डेरिवेशन नहीं आता, तो आप उनको थोड़ा डेरिवेशन बहुत छोटा सा, इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको डेरिवेशन लिख दिया। और इसका BM का थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, जो आपको एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, इतना ही आपको काम में आ जाएगा। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन की बात करें कि जैसे कि यहाँ पे एक बॉडी है, फ्लोटिंग बॉडी है, ठीक है। ये क्या फ्लोटिंग बॉडी है, और ये क्या है, ये मर्ज है, ठीक है, किसी भी फ्लूइड में, ठीक है। तो इसका हमने इसको क्या किया कि हमने एक एंगल पे, थीटा एंगल पे हमने इसको टिल्ट किया। यहाँ पे जैसे थीटा एंगल से हमने क्या किया, टिल्ट किया, और इसका वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बायोंसी फोर्स के अपवर्ड डायरेक्शन हमने क्या किया, बस को वो किया, ट्रांसफर किया, बायोंसी फोर्स को हमने क्या किया, ट्रांसफर किया। तो बायोंसी फोर्स क्या, नया ये बायोंसी फोर्स जनरेट होगा। नया मतलब कि जब हम बॉडी को टिल्ट करेंगे तो जो बायोंसी फोर्स है वो क्या, उसका पोजीशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो कि अगर हमने इसको टिल्ट किया तो इससे क्या कुछ वॉल्यूम क्या है कि अब यहाँ पे जो इस कंडीशन में देखो, पहले कंडीशन में देखो कि इसका इमर्ज वॉल्यूम कितना है, ठीक है, ये वॉल्यूम। और इस कंडीशन में आप देखो, दूसरे वाले कंडीशन में, इस वाले कंडीशन में आप देखो कि यहाँ का इमर्ज वॉल्यूम चेंज हो जा रहा है। तो इस वजह से क्या है कि जो सेंटर ऑफ बायोंसी है,
वो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। और जो बायनेंसी फोर्स है, ठीक है, जो बायनेंसी फोर्स है वो कि हमने इसको ट्रांसफ़र किया, बायनेंसी फोर्स हमने इसको ट्रांसफ़र किया, और बायनेंसी फोर्स मेटा सेंटर के मतलब मेटा सेंटर से ही पास होके जाता है। या फिर आप इसको सिंपल से डेफिनेशन मेटा सेंटर के ऐसे दे सकते हैं कि मेटा सेंटर वो एक पॉइंट है, वो पॉइंट है जहाँ से क्या कि सेंटर ऑफ बायनेंसी पास करता है, ठीक है। यहाँ से क्या मेटा सेंटर से ही सेंटर ऑफ बायनेंसी फोर्स पास करता है, तो वो मेटा सेंटर होता है। आप सिंपल से डेफिनेशन दे सकते हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का हम यूज करेंगे यहाँ पे, और जब हम इसको थीटा एंगल से टिल्ट करेंगे तो ये क्या होगा कि इसमें ऑसिलेट करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। तो उसको क्या करेंगे, हम थोड़ा सा यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के होगा तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो यहाँ पे मैंने एक मोमेंट के बारे में लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे हम जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो डब्ल्यू है, ठीक है, जो बॉडी का वेट है डब्ल्यू है, इसको हम क्या करें मल्टीप्लाई किए हैं GM sin थीटा, मतलब कि ये जो वैल्यू है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये GM है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या है GM है, और ये कितना हो जाएगा आपका GM sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ये कितना हो जाएगा GM sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या की देखो, sin थीटा की वैल्यू बहुत ही कम है, बहुत ही छोटी सी वैल्यू है, इस वजह से हमने इसको क्या करेंगे थीटा लिख लिया है यहाँ पे। और जो इसके हम किसके इक्वल करेंगे, इसको हम इक्वल करेंगे, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, क्या है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो एक्सिस है उसके अबाउट है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसमें हमने एंगुलर एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। माइनस साइन का हमने इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि ये क्या रिटार्डेशन है, इस वजह से हमने यहाँ पे माइनस साइन का इस्तेमाल किया। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, बस एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन समझ के आप इसको देख लो, बस इतना ही है और ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद से देखो हमें ये एक इक्वेशन फाइंड होगी जो क्या कि अगर हम इसको इक्विवेलेंट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन से, तो हमें जो टाइम पीरियड फाइंड होगा तो हमें ये टाइम पीरियड फाइंड होगा। और ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना, ठीक है। कुछ एग्जाम में क्या होगा कि सिंपल सा सीधा फॉर्मूला ही पूछ लेता है कि फ्लोटिंग बॉडी का टाइम पीरियड क्या होता है, या फिर पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होता है, इस तरीके से क्या होगा एक नंबर में क्वेश्चन आते हैं। तो ये चीज़ मैं बताना चाह रहा था आपको, टाइम पीरियड कैसे आता है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं है, आप एक बार और वीडियो देख लेना तो शायद हमें भी समझ में आ जाए। यहाँ पे जो पॉइंट है और जो जानने के लिए है कि टाइम पीरियड जो है, ये जो टाइम पीरियड है ये क्या है कि डायरेक्टली यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मेटासेंट्रिक हाइट की। यहाँ पे जो GM क्या है मेटासेंट्रिक हाइट है, ठीक है। तो टाइम पीरियड मेटासेंट्रिक हाइट के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मतलब कि इस तरीके से हम लिख सकते हैं, यूनिवर्सली अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 1/GM, ठीक है। यहाँ पे 1/GM हम कर दें तो इस तरीके का रिलेशन बनता है, मतलब कि अगर हम मेटासेंट्रिक हाइट को बढ़ा देते हैं, ठीक है, बढ़ाते हैं तो टाइम पीरियड क्या होगा, घटेगा। टाइम पीरियड घटेगा मतलब कि बहुत ही फास्ट तरीके से क्या होगा, मूवमेंट होगा, मतलब कि ऑसिलेशन तेजी से होने लगेगा। और जब हम GM की वैल्यू को घटा देंगे तो टाइम पीरियड क्या हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वॉरशिप में होता है या फिर पैसेंजर शिप में होता है, तो इस तरीके से हम इस रिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। वो आपका पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ से कोई बहुत बड़ी मतलब कि न्यूमेरिकल वगैरह इसमें से पूछने वाला नहीं है। आपको बस सिंपल से फॉर्मूले पूछ लेगा या फिर डेफिनेशन पूछ लेगा, जैसे मेटासेंट्रिक क्या है, मेटासेंट्रिक हाइट क्या है। इससे ज़्यादा इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। अगर क्वेश्चन के जैसे चांस आते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, मे भी ये गेट में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट करके बताया है, यहाँ पे ये इस तरह के क्वेश्चन गेट में आ चुके हैं, इस वजह से मैंने आपको इतना एक न्यूमेरिकल करके दिखा दिया। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि ये बस फिनिश होता है यहाँ पे, यहाँ तक था हमारा वीडियो, यहीं तक था। और अगर आपको वो वीडियो पसंद आया तो आप थोड़ा इसे लाइक करें, शेयर करें, और नए हैं अगर हमारे चैनल पे तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना।